हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध साहित्य एवं सिंधु घाटी सभ्यता तक की हर एक फैक्ट को कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। बौद्ध साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक को माना गया है। पहला है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक ये महात्मा बुद्ध के धार्मिक विचारों और उद्देश्यों का सार संग्रह है। इसे हम इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। सुत्त पिटक को विनय पिटक में यह मठ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के अनुशासन से संबंधित नियमों की जानकारी मिलती है। अभिधम्म पिटक के अंतर्गत बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या मिलती है। अभिधम्म पिटक से तृतीय बौद्ध संगीत के मोगलीपुत्र के द्वारा किया गया था। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। इसमें हीनयान का प्रथम ग्रंथ है कथावस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के अनेक कथानकों के साथ वर्णित किया गया है। जैन साहित्य के अंतर्गत जैन साहित्य को जैन आगम या फिर इसमें 12 महत्वपूर्ण अंग बताया गया है, जिसमें 12 उपनग एवं 10 प्रकरण 6 छंद है। लौकिक साहित्य के अंतर्गत अर्थशास्त्र में भारत का प्रथम राजनीति ग्रंथ है अर्थशास्त्र, जिसे मौर्यकालीन इतिहास व अर्थव्यवस्था सहित राजनीति व्यवस्था की जानकारी मिलती है। प्रसिद्ध लेखक हैं अर्थशास्त्र के गुरु चाणक्य या विष्णुगुप्त हैं। अष्टाध्यायी को हम संस्कृत व्याकरण यह प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसकी रचना महर्षि पाणिनि के द्वारा किया गया है। मौर्यकालीन जो कि भारत की राजनीतिक दशा पर प्रकाश पड़ता है। अष्टाध्याय के अंतर्गत इसके सिंपल भाषा में हम समझते हैं कि यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है या व्याकरण है। प्रसिद्ध ग्रंथ है अष्टाध्यायी। इसकी रचना जो कि महर्षि पाणिनि के द्वारा यह मौर्यकालीन भारत की राजनीतिक दशा पर के विषय में जानकारी प्रदान करता है। मुद्रा राक्षस यह विशाखदत्त के द्वारा रचित किया गया है। यह भी मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी इसके माध्यम से मिलती है। कथा सागर यह मौर्यकालीन इतिहास के विषयों का वर्णन करता है। हर्षचरित इसकी रचना जो कि बाणभट्ट के द्वारा किया गया है। या विक्रमांक देव, इनकी रचना बिल्हण देव ने किया था। राजतरंगिणी जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। यह कल्हड़ द्वारा रचित कश्मीर इतिहास के विषय की जानकारी प्रदान करता है। राजतरंगिणी। 9वें है कि गार्गी संहिता जो कि भारत पर यूनान आक्रमण की जानकारी प्रदान करता है। मृच्छकटिकम जो कि यह गुप्तकालीन इतिहास के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं। स्वप्न वास्तवतम यह वस्तराज उद्यान के द्वारा रचित किया गया है। मालविकाग्नि मित्रम यह महर्षि वाल्मीकि की रचना है। यह शुंग काल की जानकारी मिलती है इस मालविकाग्नि मित्रम ग्रंथ के बारे के माध्यम से। अब देख लेते हैं कि विदेशी यात्रियों के आने का विवरण।
पहले हमारे यहाँ इंडिया में फहियान आया था, जो कि यह चीनी यात्री था। यह गुप्त वंश के चंद्रगुप्त के शासनकाल में ये भारत भ्रमण किया था। इनकी पुस्तक की है फूकोकी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हर एक फैक्ट हर एक एग्जाम को ये कवर करता हुआ ये फैक्ट जाता है। फिर देख लेते हैं कि भारत की समाज, राजनीतिक, सांस्कृतिक व अन्य अर्थव्यवस्थाओं की चर्चा की जानकारी इन्हीं के माध्यम से दिया गया है। दूसरे व्यक्ति हैं हेनसांग। हेनसांग भी ये हर्षवर्धन के दरबार में आए हुए थे। ये बिहार नालंदा विश्वविद्यालय की कई वर्षों तक अध्ययन एवं यात्रा वृत्तांत किया था। इनकी यात्रा वृत्तांत जो है CUK की, जो कि यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे अच्छे से याद कर रखिए। इन्होंने हर्षकालीन समाज हो गया, धर्म व राजनीति के विषय में संपूर्ण अध्ययन किया था। संयुगन, ये अगला विदेशी यात्री है जो कि भारत भ्रमण या बौद्ध धर्म की प्राप्तियां किया था। इतिसंग जो कि 7वीं शताब्दी में बिहार विक्रम विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय के अंतर्गत इन्होंने वहाँ पर जाकर वर्क किया था। चाओ जू कुआं, ये प्रसिद्ध चीनी यात्री हैं जो कि चोलकालीन शासन व्यवस्था पर काफ़ी अध्ययन किया था इन्होंने। फिर आ जाते हैं लामा तारानाथ, ये तिब्बत से भारत आए हुए थे। कयुंगर एवं तयुंगर ये ग्रंथों की रचना की थी। लामा नामा की प्रसिद्ध रचना है, इनको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे हम टिक लगा देते हैं फ्रेंड्स। इसे अच्छे से याद रखिएगा। लामा नामा की प्रसिद्ध रचना किंगयूर एवं तयुंगर है। फिर देख लेते हैं यूनानी रोमन लेखक। इसके अंतर्गत पहला है हेरोडोटस, जो कि हेरोडोटस को हम इतिहास का पिता या जनक कहा जाता है। इनकी पुस्तक है हिस्टोरिका। ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे ज़बरदस्त तरीके से याद कीजिएगा, इसमें एग्जाम टाइम में आपको कन्फ्यूजन ना हो। दूसरे व्यक्ति हैं टेसियस जो कि ईरानी लेखक हैं। तीसरा है मेगास्थनीज जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त के राज दरबार में आया था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक देख लेते हैं कि इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका जो कि मौर्यकालीन इतिहास यानी समाज एवं संस्कृति का वर्णन किया गया है। प्लिनी, पांचवें व्यक्ति हैं प्लिनी, जो कि नेचुरल हिस्ट्री भारत इटली के बीच व्यापार के विषय में जानकारी इन्होंने प्रदान किया है। डायनोसिस जो कि मिस्र निवासी सम्राट टालमी का राजदूत था। ये भारत भूगोल नामक रचना किया था डायनोसिस में। अगले हैं टॉलमी जो कि यह है रोमन निवासी हैं। इनकी भारत का भूगोल नामक पुस्तक की रचना इन्होंने भी किया था। डायमेसिकस को जो कि सीरिया के सम्राट एंटियोकस का राजदूत बिंदुसार के दरबार में आया हुआ था। यह सिकंदर के साथ भारत आया था। इसके निर्याकस हैं, आनेसेक्रेटस है, अस्ट्रीबुलस ये उनके सेनापति थे। अरबी लेखक देख लेते हैं कि अरबी लेखक में अल-बरूनी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे ज़रूर याद कीजिएगा क्योंकि ये हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में करीब 1-2 पेपर के अंतराल में ये हमेशा पूछता रहता है आयोग से।
इनका मूल नाम है अबू रियान। ये लेखक हैं, गणित एवं ज्योतिष से संबंधित है। इनकी रचना है किताब उल हिंद या फिर दूसरा है तहकीक हिंद। भारत की खोज नामक पुस्तक इन्होंने लिखा है। यूरोपियन लेखक जो कि मार्को पोलो जो कि इटली निवासी है, यह भारत प्रवास किया था। दक्षिण भारत की सामाजिक व धार्मिक रीति रिवाजों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। निकोलो कोंटी, ये भी हमारे MPPSC आयोग द्वारा ये इम्पोर्टेंट लेखक माना गया है, जो कि आयोग इनको भी 1-2 पेपरों के अंतराल पर पूछता है, इसे भी याद जरूर रखिएगा। इटली निवासी, ये भारत के विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक एवं राजनीतिक आर्थिक दशा पर महत्वपूर्ण लिखित सामग्री प्रस्तुत की है। अब कुछ पुरातात्विक स्रोतों के विषय में जान लेते हैं कि हमारे इंडिया में कौन कौन से शासकों ने अपना अभिलेख या चिन्ह डिजाइन किया है। प्रयाग प्रशस्ति देख लेते हैं। इनके लेखक हैं समुद्रगुप्त। ग्वालियर अभिलेख जो कि यह है संबंधित है प्रतिहार राजा नरेश भोज से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख जो कि यह यशो बर्मन, यह मालवा नरेश से संबंधित है। नासिक अभिलेख यह गौतमी बालश्री से संबंधित है। एल्लोह अभिलेख यह पुलकेशियन द्वितीय से संबंधित है। एल्लोह अभिलेख। फिर अगले हैं देवपाड़ा अभिलेख जो कि विजय सेन बंगाल के शासक हैं। हाथी गुफा अभिलेख यह खारवेल कलिंग नरेश राजा खारवेल से संबंधित है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख ये संबंधित हैं स्कंदगुप्त से। अगले हैं जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख, इसे हम रुद्रतामन अभिलेख के नाम से जानते हैं। प्राचीन भारत के सिक्कों के बारे में समझ लेते हैं कि हमारे प्राचीन भारत के इतिहास में सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। सर्वाधिक सिक्के स्वर्ण यानी गुप्त काल में अधिकतर प्राप्त हुए हैं। फिर सर्वाधिक सिक्के जो कि उत्तर मौर्य काल के प्राप्त हुए हैं। फिर अगले हैं सर्वाधिक शुद्ध मुद्राएं कुषाण काल से संबंधित हैं। इन फैक्टों को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा और कंठस्थ कीजिएगा दोस्त। पहला इम्पोर्टेंट है कि ये सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के, ये बाकी पकड़िएगा कि सर्वाधिक सिक्के जो कि यह गुप्त काल में मिलते हैं और सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के गुप्त काल में मिलते हैं, जबकि सर्वाधिक सिक्के उत्तर मौर्य काल में मिलते हैं। और अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट स्टार लगा दे रहा हूँ, इसमें है शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं जो कि यह कुषाण काल से संबंधित है। कुषाण काल में अधिकतर मिलते हैं। हमने जिन प्रश्नों को हाईलाइट किया है उसे अच्छे से रिवाइज कीजिएगा और अच्छे से ध्यान रखिएगा। स्मारक एवं भवन, उत्तर भारत में नागर शैली प्रचलित है, जबकि दक्षिण भारत में मंदिर कला एवं द्रविड़ शैली संबंधित है। मूर्ति कला का आरंभ जो कि कुषाण काल से माना जाता है। गुप्तकालीन मूर्तियों में से भरहुत है जो कि सतना डिस्ट्रिक्ट में है। सांची हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन यानी होशंगाबाद के आसपास रहते हैं। बोध गया है, अमरावती है, ये सभी गुप्तकालीन मूर्ति कला से संबंधित हैं। सिंधु घाटी सभ्यता इनकी खोज जो कि राय बहादुर दयाराम सहनी के द्वारा किया गया था। नामकरण जो कि हड़प्पा सभ्यता नामक स्थल है से साक्ष्य उपलब्ध होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं।
उत्पत्ति मार्टिमर व्हीलर, डी कौशाम्बी, गॉर्डन चाइल्डर्स सहित कई विद्वानों ने सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरिया से उत्पत्ति किया गया है। ये जो हमने इनकी उत्पत्ति के विषय में बताया कि ये इनकी खोज राय बहादुर और दयाराम साहनी इनकी खोज किए हैं। इन काल निर्धारण के विषय में कुछ जान लेते हैं कि जॉन मार्शल ने 3250 से 2750 ईसा पूर्व में निर्धारण किया था। माधव स्वरूप वस्त ने 3500 से 2700 ईसा पूर्व में, अर्नेस्ट मैके ने 2800 से 2500 ईसा पूर्व, C.J. गैड ने 2300 से 1750 ईसा पूर्व, मार्टी व्हीलर ने 2500 से 1500, फेयर सर्विस ने जो कि 2000 से 1500 ईसा पूर्व। पश्चिमी स्थल जो कि है सुतकांगेडोर पाकिस्तान में है। पूर्वी स्थल है आलमगीर मेरठ में। उत्तरी स्थल को हम माड़ा या जम्मू कश्मीर में कहते हैं। दक्षिणी स्थल है दैमाबाद या अहमदनगर महाराष्ट्र में है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल जो कि गुजरात में खोजे गए हैं। लोथल है, ये लोपत नहीं है, लोथल है। लोथल एवं सुतकोड़दा या सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। मोहनजोदड़ो से स्नानागार मिला है, जबकि अग्निकुंड या लोथल है कालीबंगा, इन दोनों जगह से अग्निकुंड प्राप्त किया गया है। सिंधु सभ्यता की लिपि जो कि भाव चित्रात्मक है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास ग्रिड पद्धति अपनाई है। घरों के पीछे दरवाजे और खिड़कियां खुलती हैं। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल में गेहूँ, जौ आ जाता है, इनकी मुख्य फसल है। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करती हैं। सुरकोटदा, ये कालीबंगा, लोथल, इन दोनों जगहों से घोड़े के अस्थिपंजर प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता की तौल की इकाई बनाया गया है 16 के अनुपात में। मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित है। मेलुहा शब्द का प्रयोग अभिप्राय है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता मानते हैं। आग में पकी हुई मिट्टी की टेराकोटा कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारी पूरी आज का चैप्टर था। चलिए फ्रेंड्स, एक बार शुरुआत से हम रिवीजन कर लेते हैं, जिससे आपको याद करने में दिक्कत न हो। एक बार जल्दी में हम पुनः से रिवाइज कर लेते हैं, फिर क्लास को एंड करेंगे। बौद्ध साहित्य में 3 पिटक हैं। पहला है शुद्ध पिटक, दूसरा है विनय पिटक, तीसरा अभिधम्म पिटक। शुद्ध पिटक में बताया गया है कि बुद्ध के धार्मिक विचारों और उद्देश्यों का सार संग्रह के विषय में बताया गया। और शुद्ध पिटक को एक्सलोपीडिया कहा जाता है। शुद्ध पिटक को विनय पिटक जो कि मठ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के अनुशासन से संबंधित नियम या कानूनों के विषय में जानकारी मिलती है। अभिधम्म पिटक जो कि बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या यहाँ पर रहते हैं। तृतीय बौद्ध संगीत मोगली पुस्तक के द्वारा किया गया था। इसमें है 16 अंगुत्तर निकाय के अंतर्गत 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। हीनयान का प्रथम ग्रंथ है कथावस्तु। इसमें है महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है। यहीं पर कथानकों के साथ वर्णित किया गया है। जैन साहित्य को हम जैन आगम कहते हैं या जैन साहित्य करते हैं। इसमें 12 उपनग हैं और 10 प्रकरण हैं, 6 छंद हैं। लौकिक साहित्य में देख लेते हैं कि अर्थशास्त्र में आ जाता है प्रथम राजनीतिक
अर्थशास्त्र को हमारे भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ या मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। यहीं से हमारे अर्थव्यवस्था एवं राजनीतिक व्यवस्था सभी की जानकारी प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र के लेखक हैं विष्णुगुप्त हैं या फिर चाणक्य हैं। अष्टाध्याय जो कि यह संस्कृत भाषा में लिखा गया व्याकरण है। इनकी प्रसिद्ध ग्रंथ है अष्टाध्याय। इनकी रचना है महर्षि पाणिनि के द्वारा किया गया। ये मौर्यकालीन भारत की राजनीतिक दशा पर प्रकाश डाला गया है। मुद्रा राक्षस जो कि इनकी रचना है विशाख दत्त के द्वारा किया गया है। यह मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी को बताते हैं। कथा सागरी सप्त सागर में यह मौर्यकालीन इतिहास के विषय में जानकारी बताते हैं। हर्षचरित यह इनकी रचना बाणभट्ट के द्वारा किया गया है। विक्रमांक देखिए इनकी रचना बिल्हण के द्वारा किया गया है। राजतरंगिणी संस्कृत भाषा में कल्हड़ द्वारा रचित है। इनके कश्मीर इतिहास के विषय में जानकारी प्रदान करता है। गार्गी संहिता यह भारत और यूनान के आक्रमण के विषय में जानकारी प्रदान करता है। मृक्षकटिकम जो कि गुप्तकालीन इतिहास के विषय में जानकारी प्रदान करता है। स्वप्न वास्तवदत्तम यह वस्त्रराज उद्यान के द्वारा मालविकाग्नि मित्रम या कालिदास की रचना है। यह शुंग काल की जानकारी को प्रदान करते हैं। विदेशी यात्री में देख लेते हैं कि पहला व्यक्ति है फायान। इनकी ये गुप्त वंश के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में चंद्रगुप्त के शासनकाल में आया था। इनकी पुस्तक देख लेते हैं कि फू को की है। यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे ज़रूर याद कीजिएगा। ये फायान ने भारत के समाज, राजनीतिक, सांस्कृतिक, अर्थव्यवस्था इन सभी के विषय में चर्चा किया था। हेनसांग दूसरे व्यक्ति हैं जो कि ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और ये बिहार नालंदा विश्वविद्यालय में कई वर्षों तक अध्ययन किया था। संयुगन जो कि भारत भ्रमण बौद्ध धर्म की दीक्षा प्रदान करता है। इतिसंग जो कि 7वीं सदी में विक्रम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित है। चाओजू कुआं ये प्रसिद्ध चीनी यात्री हैं। चोल कालीन शासन के विषय में जानकारी प्रदान करता है। लामा तारानाथ इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये कयुंगर एवं तयुंगर ग्रंथ की रचना की थी। ये तिब्बत भारत से संबंधित है। यूनानी एवं रोमन हेरोडोटस यूनानी रोमन के अंतर्गत आ जाते हैं। पहला लेखक है हेरोडोटस जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इनकी पुस्तक है हिस्टोरिका। ये दूसरे हैं टेसियस जो कि ये भी ईरानी लेखक हैं। मेगास्थनीज ये सेल्यूकस निकट का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के राज दरबार में आया हुआ था। इनकी प्रसिद्ध रचना इंडिका यानी मौर्यकालीन संस्कृति समाज के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। प्लिनी जो कि हिस्ट्री भारत इटली के बीच व्यापार संबंधित के विषय में जानकारी प्रदान करता है। डेनोसिस यह मिस्र सम्राट टॉलमी यह भारत भूगोल की रचना किया है इन्होंने। टॉलमी जो कि रोमन निवासी हैं भारत का भूगोल नामक पुस्तक की रचना की है। डाइमेकस सीरिया के सम्राट एंटियोकस का राजदूत बिंदुसार के दरबार में आया था। सिकंदर के साथ भारत आया निर्याकस है। अन्य सिक्रटस है। आस्ट्रीबुलस है। अरबी लेखक में अलबरूनी है। अलबरूनी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका मूल नाम है अबूरियान है। एक गणित एवं उच्च ज्योतिष के लेखक हैं। इनकी रचना है किताब उल हिंद या तहकीक हिंद। ये भारत खोज नामक पुस्तक की रचना की है। यूरोपियन लेखक है मार्को पोलो। ये इटली निवासी है। ये भारत प्रवास यात्रा किया था। भारत के विषय में सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज इन सभी के विस्तारपूर्वक वर्णन किया था। निकोलो कोंटी इटली निवासी है। यह विजयनगर साम्राज्य की हमारे इंडिया में साउथ इंडिया में
विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक एवं राजनीतिक आर्थिक दशा पर महत्वपूर्ण लिखित सामग्री प्रस्तुत करता है। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं अभिलेखों के विषय में। प्रयाग स्तंभ लेख या समुद्रगुप्त से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार राजा भोज के संबंधित है। मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन या मालवा नरेश से संबंधित है। नासिक अभिलेख या गौतमी बारासरी से संबंधित है। एलोह अभिलेख या पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। देवपाड़ा अभिलेख या विजय सेन बंगाल के शासक हैं। हाथी गुफा अभिलेख या खारवेल कलिंग राजा से संबंधित है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख यह संबंधित है स्कंदगुप्त से संबंधित है। जूनागढ़ गिरनार यह संबंधित है रुद्रदामन से है। प्राचीन भारत के सिक्के में इसे हम आहत सिक्के कहते हैं। सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के गुप्त काल में, जबकि सर्वाधिक सिक्के उत्तर मौर्य काल में हैं। सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के जो कि कुषाण काल से संबंधित हैं। स्मारक एवं उत्तर भारत में नागर शैली प्रचलित है। जबकि दक्षिण भारत में द्रविड़ कला शैली प्रसिद्ध है। मूर्तिकला में कुषाण काल से मूर्तिकला आरंभ हो जाती है। गुप्त काल में मूर्तियों बनने का रिवाज विस्तृत हो गया। यहाँ पर है हमारे मध्य प्रदेश में, भरतपुर में, सतना में है और सांची में है, बोधगया में है, अमरावती में है। ये सभी गुप्तकालीन मंदिर या मूर्तिकला से संबंधित हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोजों राय बहादुर एवं दयाराम साहनी के माध्यम से खोजा गया है। नामकरण सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल से किया गया। साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा से, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। उत्पत्ति मार्टी व्हीलर, डी कौसम्बी, गॉर्डन चाइल्ड्स सहित कई विद्वानों ने सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया, सर्मेनिया आदि से संबंधित है। ये काल निर्धारण आप एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा अपने आप, अच्छा देख लीजिएगा कि जॉन मार्शल ये 3200 से 2750 ईसा पूर्व, माधव स्वरूप वस्त हैं 3500 से 2700 ईसा पूर्व, अर्नेस्ट मैके 2800 से 2500 ईसा पूर्व, C.G. गैड या 2300 से 1750, मार्टिमर व्हीलर 2500 से 1500 ईसा पूर्व, फेयर सर्विस ने 2000 से 1500 ईसा पूर्व। पश्चिमी सीमा या सूतकांगे डोर पाकिस्तान में है। पूर्वी स्थल आलमगीर मेरठ में है। उत्तरी स्थल है माड़ा जम्मू कश्मीर में। दक्षिणी स्थल दैमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संस्कृत में सर्वाधिक स्थल पाए गए हैं। गुजरात में सुरकोतला एवं लोथल ये सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है। मोहनजोदड़ो से स्नानागार मिला है। अग्निकुंड का साक्ष्य है लोथल है, कालीबंगा है, इन दोनों जगह से अग्निकुंड प्राप्त किया है। सिंधु सभ्यता के भावचित्रात्मक लेख भी पाए गए हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास में ग्रिड पद्धति अपनाई है। फ्रेंड्स ये ग्रिड पद्धति इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर आप याद कर लीजिएगा। घरों के पीछे दरवाजे में खिड़कियाँ खुलती हैं। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल में गेहूँ है और जौ है। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते हैं। सुरकोतला या कालीबंगा यहाँ लोथल, यहाँ से घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। यहाँ की तौलमाई माप इकाई जो कि 16 के अनुपात में मेसोपोटामिया का अभिलेख वर्णित है। मेलुहा शब्द का अभिप्राय है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानते हैं। आग में पकी हुई मिट्टी को हम टेराकोटा नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि आगे हम फाउंडेशन बेस को हर एक
इतिहास के हम महत्वपूर्ण फैक्ट को कवर करेंगे। फिर उसके 2019 से लेकर 23 तक के सभी पेपरों को हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो प्री प्लस जो मेंस के प्रश्न हैं उनको भी हम यहाँ पर स्टडी करवाएंगे। या फिर 2019 से पहले भी जो हैं 2014 से लेकर 18 तक जो प्रश्न सीरीज हैं आयोग के, वो भी हम इसी वीडियो में यानी नेक्स्ट वीडियो में हम जैसे जैसे चैप्टर ख़त्म करते जाएंगे वैसे वैसे उन प्रैक्टिस पेपर को हम यहाँ पर रखेंगे। और